देखो, मान लो कि मैं चैप्टर 1 ले रहा हूँ, तो ये सभी के लिए, कोई भी क्लास का हो, चाहे 8th क्लास का हो, 9th क्लास का हो, 10th क्लास का हो, 11th 12th, किसी के लिए भी, सबके लिए एक ही मेथड है ना? मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका जो पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या था? एक गीत। एक गीत ये नाम है ना? और नहीं, अभी तो पूरा नाम लिख देता हूँ। एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, सुनते जाना है। दिन, परीक्षा बोर्ड से समझा रहा हूँ, जल्दी जल्दी ढलता है। और ये 10th वालों को भी ऐसी मेथड फॉलो होगी, ठीक है? ढलता है, ये लिखा, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या क्या है? ये हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, ये इसके कवि है ना? कवि है ना? हाँ, कवि है राय बच्चन। जो पोयम कविता लिखता है वो कवि, और जो पाठ लिखता है वो लेखक होता है, लेखिका। और यहाँ पे लेडीज में लेखिका, अगर मान लो उसमें, और इसमें कवित्री। यहाँ पे क्या लिखना था यार? हरिवंश राय बच्चन ना, बच्चन, ये हो गए, ठीक है? ये कर दिया। अब ये क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना? ये मान लो मैं पहला चैप्टर समझा रहा हूँ। मैंने आपको ये बोला था याद करने के लिए, अगर जिन बच्चों ने अगर आगे पीछे हो गए तो एक बार ध्यान से लो, और 10th वाले भी ध्यान से लो। मैंने इनको ये बोला था कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी अगर पोयम पढ़ते हो, है ना? क्या कर रहे हो आप? कोई भी पोयम को आप पढ़ रहे हो, रुक जा 2 मिनट। तो आपको जैसे पढ़ना था, जैसे इसमें लिखा है, कैसे पढ़ना था, और नहीं पढ़े हो तो अभी पूरा दिन पढ़ा है, अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा और जिनको नहीं पता था, तो अभी भी वो अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं, और कैसे पढ़ना वो ध्यान दे लेंगे, ठीक है? कैसे? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो चार ताल लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुर का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जंग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते गाते, है ना? मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब देखो, इसमें यह है, अब मान लो यहाँ पे 11th का कोई बच्चा होगा, 12th का कोई बच्चा, 12th का तो खैर 12th के में तो ये है ही, या 10th का कोई बच्चा होगा, उनके में कोई दूसरा होगा, है ना? पर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ने के लिए कैसे बोला था, और जिन्होंने पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको पढ़ना कैसे है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर को, इसको पढ़ने के बाद इस ट्रिक्स को फॉलो कैसे करना है। देखो, अब मैंने ये क्यों बोला था उसका मैं कारण बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनो कि आपके दिमाग में कई चीज़ें, देखो जैसे आपने पढ़ा, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, तो अगर मान लो आपके पेपर में यही वाला पोयम, यही वाली कविता आ गई, तो आपने चूंकि इसको पढ़ रखा है, तो आपका दिमाग बोलेगा कि भैया ये इसके पाठ का नाम एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और इसके कवि हरिवंश राय बच्चन है। ये फायदा हो गए इसको पढ़ने से, यानी कुल मिला के कि जब आप पोयम पढ़ रहे हो तो इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इसको पहचान पा रहे हो कि भाई इस पोयम का लेखक ये है, और इस पोयम का कवि ये है, और ये इस पाठ से लिया गया है। इसलिए मैंने बोला था इसको पढ़ने के लिए। मैं चाहता तो मैं सिर्फ ये बोल देता कि सिर्फ इसका अर्थ अर्थ पढ़ लो, या इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लो। हाँ, अपन को 75% चाहिए, 80% चाहिए, है ना? तो उस हिसाब से अपन को तैयारी भी उस लेवल वाली करना है। फिर इसके बाद, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आप ना ये पढ़ते हो, जब पोयम पढ़ते हो, मैंने पढ़ने के लिए इसलिए बोला था कि जब आप पोयम पढ़ते हो, है ना? सुनते जाओ, जब आप पोयम पढ़ते हो तो होता क्या है कि जब आप पोयम पढ़ते हो तो फिर उसके बारे में जैसे संदर्भ लिखा, प्रसंग लिखा। अभी एक लड़का था ना, कुछ दिन पहले की बात है मेरे, और इसके पहले भी कई कोचिंग के बच्चे, कुछ में जैसे आगे लिखा था पूर्वानुसार, तो बोलते सर ये पूर्वानुसार क्या होता है? पूर्वानुसार का मतलब होता है कि जो संदर्भ में जो बातें बताई गई है ना, और प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक और ये सब लिखा रहता है, यही चीज इसमें भी है, तो वो दोबारा उसमें नहीं लिखता। तो कई बच्चे क्या सोचते कि यार यार ये तो अच्छा संदर्भ छोटा सा दिया, पूर्वानुसार लिख दो। भाई ये गलतफहमी हो सकता है, मतलब ये मेरे को भी जब मैं पढ़ रहा था, 9th में था जब उस समय में, तब ऐसे पूर्वानुसार लिखा था, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि पूर्वानुसार क्या, मैं बोले ये तो अच्छा छोड़। फिर बाद में पता चला है कि जो पहले वाले में उसने बता दिया है, पहले वाली पंक्तियों में, है ना? तो उसी का जो संदर्भ है वही सेम टू सेम संदर्भ इसमें आएगा, ठीक है? तो उसने बार बार न लिख के पूर्वानुसार लिख दिया, तो ये मैंने इसका आंसर दे दिया, ठीक है? चलो, अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे
तो हाँ, तो देखो अभी इसके संदर्भ प्रसंग की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ अब इसको बात बता रहा हूँ कि इसको पढ़ना कैसे। अब इसके बाद क्या करना था कि हमने इसको पढ़ा, ठीक है? मैं जग जीवन का भाल ये सब पढ़ लिया आपने। फिर इसके बाद देखो दूसरा लिखा है, मैं निज उर के उदागर लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार मुझको भाता है, सपनों के संसार लिए फिरता हूँ, ठीक है? अब ये आ गया, आपने फिर क्या किया, फिर इसके बारे में आपने पूरा पढ़ लिया, मान लो इसका संदर्भ भी फिर से पढ़ लिया, प्रस्तुत पद्यांश पद्यांश भी पढ़ लिया, फिर व्याख्या भी पढ़ लिया, काव्य सौंदर्य ये सब पढ़ लिया, ठीक है? ऐसे आपको हर एक चैप्टर के मतलब पंक्तियों वाला जो रहता है ना, जो पोयम वाला जो रहता है, हर एक चैप्टर को ऐसे पढ़ना। जैसे अब ये लिखा है कि कौन सा देखो, मैं दूसरे को बता देता हूँ, पाठ 2 आ गया, पतंग। इसको लिखा है आलोक धनवर ने, है ना? अब इसमें देखो लंबी चौड़ी सी ये पोयम टाइप की लिखी है, इतनी लंबी आएगी नहीं, बीच में से कुछ दे देंगे। तो आपको पढ़ने से ये पता चल जाएगा, आपको पढ़ने से इनको ये पता चल जाएगा भाई इसको मैंने पढ़ा है, और इसको पढ़ा है तो ये इसका जो ये पोयम जो लिखी है, ये इस पाठ से इसके मतलब पाठ का नाम ये है, पतंग है, और इसके कवि आलोक धनवा ये है। आपको इतना याद होगा, बस यही तो आपको लोग को 4 नंबर में दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी पोयम आ जाए, कोई भी कविता लिखने की 4 पंक्ति 5 पंक्ति आएगा, उसको बोले कि भाई इसका संदर्भ लिखो, इसका प्रसंग लिखो, इसकी व्याख्या लिखो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैसे भी करके आप किसी भी एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर आपको सिर्फ इसका पाठ का नाम सही लिख देना है, और लेखक का कवि का, लेखक का भी बाद में बात करेंगे, कवि है यहाँ पे, कवि का नाम लिख देना है ना? जो पोयम टाइप की रहती पंक्ति है उसमें कवि बोलते हैं, अगर कोई जेंट्स है और लेडीज है तो कवित्री बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये पाठ में पढ़ोगे तो जैसे पता भी चल जाता है कि हाँ इसके ये, अब जैसे कि मान लो हरिवंश राय बच्चन तो ये कवि होंगे, कोई लेडीज होती तो कवित्री होती, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। अब इसमें सवाल ये उठता है, तो सर आपने फिर ये पूरा पढ़ने के लिए क्यों बोला? पढ़ने के लिए इसलिए बोला, अब मैं उसका रहस्य तुम लोग को खोलता हूँ। जो आप लोग ना इसके अंदर के जो क्वेश्चन आंसर होंगे, है ना? क्वेश्चन आंसर तो होंगे, तो क्वेश्चन आंसर जब पढ़े होगे ना तो इसका जवाब तुम्हें इस पोयम के इससे मिल गया होगा, कईयों को मिला होगा। क्योंकि उसका जो आंसर है वो पोयम टाइप का थोड़ी देना है, वो तो अपनी हिंदी टाइप का देना है, जैसे हम हिंदी में पढ़ते सुनते, समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैंने बोला था कि इसको पूरा पढ़ो। तो पोयम पढ़ने से क्या फायदा हुआ? पोयम पढ़ने से ये फायदा हुआ, पूरी हर एक चैप्टर के पूरी पोयम पढ़ने का मतलब और उनका अर्थ पढ़ने का मतलब एक ही था कि उससे क्या फायदा हो जाए कि आपको पाठ का नाम, क्योंकि वो बीच में से कोई सा भी पंक्ति दे सकता है 4-5, है ना? तो आपको ये तो पता रहेगा कि भाई ये जैसे कि मान लो ये वाली एक पंक्ति है कि अब वो बीच में से भी दे सकता है, तो जैसे आपको याद रहेगा, तो जैसे एक लिखा है, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा छलकता नीर रोग शोक में भी हंसता। अब आपको यार अब बोले अरे अरे किसका है, तो जो बच्चे ने पढ़ रखा तो बोले यार ये तो पाठ बादल राग का है, और इसके जो कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बस ये कर लो, 4 नंबर ले जाओ। 4 नंबर अब कैसे मिलेगा उसमें मैं ट्रिक बता देता हूँ, बात खत्म। बस ये मेरे कहने का मतलब था। आई होप कि अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है? चलो, ये इतना हो गया, तो ये मैंने बता दिया कि ये मेरे बताने का कहने का मतलब था। अब इसमें मैंने ये बोला था कि क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर को मैंने इसलिए बोला था, क्वेश्चन आंसर की देखो, क्वेश्चन आंसर को सिर्फ पढ़ने को बोला था, मैंने याद करने के लिए नहीं बोला था। आप क्या करोगे कि जब भी क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे, है ना, पढ़ा होगा उसमें, तो क्वेश्चन आंसर आप जो दोबारा देखो, एक बार पढ़ लिया ना, आप दोबारा जब क्वेश्चन आंसर इसका फिर से रीड करोगे, मैं याद करने को तो बोल ही नहीं रहा हूँ, है ना? तो जब भी पढ़ोगे तो जितना भी क्वेश्चन अगर उस पोयम से ले, मान लो कि ये पोयम है, एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके 8 10 12 क्वेश्चन जो भी होंगे, है ना, उनको जितना पढ़ोगे उतना इस चैप्टर को आइडेंटिफाई करोगे, इसके बारे में जानोगे, इसके बारे में गहराई से घुसते जाओगे, ठीक है? अब क्या करोगे, आप क्या करोगे कि जैसे जैसे वो चैप्टर पढ़े हो, सुनो वो क्वेश्चन पढ़े हो, तो क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपने एक चीज उसके पहले मैंने क्या बोला था, उसके पहले कि इसका अर्थ पढ़ो, इन सारी जितनी भी पंक्तियां लिखी हैं हर चैप्टर की, उसके अर्थ पढ़ो। तो जब आपने अर्थ पढ़ा होगा, याद होगा आपने अर्थ पढ़ा, एक ही बार पढ़ा, तो आपने क्या किया कि जब वो क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर पढ़ने गए होगे, आंसर बोलो क्वेश्चन पढ़ने गए होगे, तो आपको दिमाग में चला होगा कि यार
इसके बारे में, ये हमने किस टाइप से बना लिया, ये हमने एक पार्ट के जैसे बनाया। जैसे हम क्या करते थे, हमने पूरा पार्ट पढ़ा, फिर उसके क्वेश्चन पढ़ते थे। तो जब क्वेश्चन पढ़ते थे तो कुछ चीजों में दिमाग चलता था कि नहीं, कि हाँ यार इसका करेक्टर ये है, इसमें ये पूछा था, हाँ इसके बारे में ये, गीता इसमें क्या थी, इसमें मोहन क्या था, इसमें ये था। तो जब आप इसका अर्थ पढ़ते हो ना, किसका, पंक्तियों का, पोयम का अर्थ पढ़ते हो, और जब इनके क्वेश्चन पढ़ते हो, तो आप बिना आंसर उसके पढ़े भी आपके दिमाग में कई चीजें क्लियर हो जाती कि भाई इसके पीछे मैंने इसको, आपने उसको जैसे पाठ नहीं पढ़ते हो आप, ऐसे पाठ जैसे बन जाता वो, मतलब वो पोयम के अगर अर्थ पढ़ लेते हो तो वो पाठ जैसे बन जाता है। तो आपको आंसर देने में प्रॉब्लम नहीं होती, आपको आंसर देने में आसानी हो जाती है। मेरे कहने का ये मतलब था। आई होप कि मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई? ठीक है, इतना समझ में आया? यस, वाई, मतलब वाई टैप करो जल्दी से, हाँ या ना। इतना समझ में आया? फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अरुण आ गया, हाँ चलो जल्दी से वाई टैप करो फटाफट। यस और नो, जल्दी से वाई टैप करो फटाफट, सिर्फ और कुछ मत करना, सिर्फ वाई, सिंगल वाई। इतना समझ में आया मेरे कहने का मतलब क्या था? चलो वेरी गुड, चलो वेरी गुड, है ना। बिल्कुल अच्छे से पेपर, बिल्कुल अपन को 75-80 नंबर लाना है, और इसी हिसाब से फिर मैं बताऊंगा जो टास्क दे अभी इसके बाद जो देने वाला हूँ। चलो इतना समझ में आ गया, वेरी गुड, है ना, सभी को आ गया ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, ओके। अब क्या करना है देखो, इतना समझ में आ गया आपको, मैंने इसकी अहमियत बता दिया कि मैंने पाठ पढ़ने के लिए क्यों बोला, उससे क्या फायदा है, ये मैंने बता दिया। इससे आपके क्वेश्चन आंसर की क्लियरिटी बढ़ेगी, और इससे आपको क्या हो जाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा कि आपको पाठ का नाम और मतलब कवि के नाम, आपको मैंने लेखक इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी पंक्तियाँ होती हैं उनको मतलब कवि ही लिखते हैं, कवि कविते, ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज आपको क्लियर हो गई, इसलिए मैंने ये बोला था, और इस सारे पार्ट को आपको पढ़ना है क्योंकि अपन को अच्छे नंबर लाना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका जैसे जो भी पंक्तियां लिखी आएंगी पेपर में आएंगी, अब मैं पूरा समझाते ही चलता हूँ, ठीक है, बाद में फिर क्या ही क्वेश्चन आंसर इसको समझा दूं, फिर क्वेश्चन आंसर की इसके समझाता हूँ, फिर अपन उसमें आ जाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ देखो, मान लो कि मैं इसी को ले लेता हूँ, कोई सी भी आ जाए, कोई भी पंक्तियां आ जाए, ध्यान से सुनना, कोई भी पंक्तियां आ जाए, आपको मान लो कि दो पंक्तियां आएंगी, दो मतलब पोयम आएंगी लिखने के लिए, उनमें से कोई एक करना पड़ेगा। मान लो आप कोई से भी दो में से एक करो, मैं मान के चलता हूँ कि ये वाली आ गई कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको। अब ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं कि यही पोयम है, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके सिलेबस में से ही आएगा, कोई भी पोयम आ जाए, चाहे 10वीं वालों को, 11वीं वालों को, 12वीं वालों को, कुछ भी आ जाए, तो आपको लिखने का स्टाइल क्या वो देख लो, ठीक है। चलो तो मान लो कि मैं मान के चलता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 में आया, कुछ भी आ सकता है, हो सकता है 7 में आए, 8 में आए, कुछ भी आए, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि 7 में आया। अगर मान लो दो पोयम आएंगी, दो आएंगी, उनमें से एक अथवा रहेगी, अगर आप अथवा वाला कर रहे हो तो ऐसा लिख देना, आप क्या लिख दोगे, ऐसा लिखना, जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही करना है पेपर में, ठीक है। आप क्या करना, ये लिखा, क्वेश्चन लिखा, इसके बाद आप यहाँ पे लिख दो उत्तर, क्या लिख दो, उत्तर, ठीक है, ये उत्तर लिख दो ऐसे, और यहाँ पे लिख दो अथवा वाला, अथवा, ठीक है, ऐसा तो समझ में आ जाएगा। बस इतना लिखना है, और उसके बाद हाँ इतना लिखा, मान लो मैं अथवा वाला लिख रहा हूँ तो, और ये वाली आ गई, जैसे मैं जंग, तो मैं जंग लिए फिरता हूँ, तो ये मैंने यहाँ पे मैं जंग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, ऐसा कुछ है। मैं जग, जंग क्या बोल रहा हूँ यार, पढ़ने की भी नहीं बनी ढंग से, जग जीवन लिखा है ना, जग जीवन ये लिखा है, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करना है, डैश 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 डैश, ऐसे करते हैं, जैसा बोल रहा हूँ वैसे करना, नंबर एक भी नहीं कटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग प्लीज कैसे भी करके पाठ का नाम, कवि का नाम, और मतलब पाठ का नाम और कवि का नाम बस कर लेना, बाकी ये जो मैं बता रहा हूँ वैसे करना, ये गारंटी आपके पूरे नंबर मिलने की, ठीक है। अब इसमें लास्ट वर्ड दिया है, मतलब लास्ट दिया है किया करता है, ये दिया है, तो जो भी आपके पोयम का लास्ट हो वो ऐसा लिख देना, ऐसा आपको भी लिखना है, एक लाइन मैंने मतलब देखो ये लिखा मैंने डेड डेस, फिर ये किया डेड डेस, तो ये ऐसे आपको भी करना, ये हो गया। अब बोलोगे सर मान लो अगर अथवा का नहीं करना, हमको मेन वाला ही करना जो ऊपर आता है, तो उसको करना, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसको मिटा दो और कुछ भी नहीं करना, बस ये लिख देना और उत्तर लिख देना। और वो जो पोयम मान लो कि वो यही वाली है, मान लो सपोज कि अथवा में नहीं आई, ये पहले आ गई थी, आप समझ रहे हो मेरी बात को ना, तो मैं उसमें बस यहाँ पे अथवा नहीं लिखूंगा, मैं ये लिख दूंगा, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आ रही है। मैं अगर मान लो आप अथवा वाला कर रहे हो तो अथवा लिखो, ये लिख दो अथवा, है ना, और यहाँ पेंसिल से अंडरलाइन कर दो और ये लिख दो मैं जगजीवन, जो भी अथवा वाला हो, है ना, उसके 2-3 लाइन लिख दो, डेट डैश करो, फिर उसके बाद ये लिखो, फिर किया करता ये लिख दो। अगर मान लो आप अथवा वाला नहीं कर रहे हो, है ना, अथवा वाला नहीं कर रहे हो क्योंकि 2 आएंगे, तो उसमें कुछ मत लिखना, ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 उत्तर, और फिर उसके बाद जो ऊपर वाली कर रहे हो ना, तो मान लो कि मैं ऐसा बता रहा हूँ, अब मैं क्या ही उसको बार बार मिटाऊं, तो मैंने बताया कि मान लो कि यही लिखा मैं जगजीवन, तो बस वहां पे अथवा नहीं लिखो, ये लिखोगे। आई होप मेरी बात आप समझ रहे हो, ठीक है, तो ये हो गया, चलो ठीक है सर, है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे संदर्भ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, संदर्भ, है ना, संदर्भ की बात ही कर रहा, तो यहाँ पे क्या लिखना, प्रस्तुत पद्यांश, क्या लिखोगे, सभी को देखो, जब भी पोयम आए, जब भी पोयम आए तो गद्यांश मत लिख देना, प्रस्तुत पद्यांश जो पंक्तियां आती है, पंक्तियां हमेशा प्रस्तुत पद्यांश ही लिखा जाता है, प्रस्तुत पद्यांश लिखना है, क्या लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश लिखना है ना, गद्यांश मत लिखना, गद्यांश किस में लिखे, वो पैराग्राफ वाले में, है ना, ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, गोला लग जाते, नंबर कट जाते। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, है ना, जो भी आपकी पाठ पुस्तक, इतना सबको आ जाएगा, मुझे पता है, ये मेरे बताने की जरूरत नहीं, पाठ पुस्तक, अब क्या नहीं आएगा वो प्रॉब्लम क्या करेगा उसके बारे में बात करते, तो ये क्या करना है, पाठ पुस्तक, पाठ पाठ पुस्तक, है ना, पाठ पुस्तक आरोह, है ना, ये होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, आरोह में संकलित है, या मैं अब ये अंकलित संकलित मत लिखना, आप तो लिख देना कि से लिया गया है ना, इतने खतरनाक वर्ड्स में मत ये सब पढ़ना, आप तो ये लिख देना कि लिया गया है, आत्म परिचय, हाँ, मैं कविता में, हाँ लिखना 2 मिनट, है ना, अगर लिख सकते हो संकलित ये वो तो लिख देना, नहीं तो लिख देना मैं कविता, है ना, आत्म परिचय से लिया गया है, किससे लिया गया है, आत्म परिचय से, इसका जो पाठ है वो आत्म परिचय 2 भागों में मेरे ख्याल से बांटा गया है, तो लिख देना आत्म परिचय, ये है आपकी मेन चीज, ठीक है, आत्म परिचय से लिया गया है, ठीक है, ये और ये आरोह आत्म परिचय, ये इसमें मेन कॉन्सेंट्रेट करना, से अवतरित किया गया है ना, से अवधृत किया गया है, अवतरित किया गया है, या फिर लिया गया है, थोड़ा सा अच्छी भाषा का यूज करोगे तो और मजा आएगा, तो अवतरित लिख दो, अवतरित का मतलब ये होता है लिया गया है, अवधृत किया गया है, ऐसा भी कुछ बोलते हैं, है ना, तो ये लिख दो, इतना आपको आ जाएगा मेरे ख्याल से, अवतरित, अवतरित है या अवतरित किया गया है, या लिया गया है, अपनी भाषा में लिख सकते हो लिया गया है, इसके रचयिता, देखो इसको रचयिता बोल सकते हो, इसके कवि को रचयिता बोल सकते हो, है ना, रचना करने वाला रचयिता, या कवि बोल सकते हो, इसके रचयिता, इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन है, इसके रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है, ठीक है, इतना कर लिया आपने, चलो, अब इसमें देखो 2 चीज का कौन कौन से ध्यान रखना, कोई सी भी पंक्तियां आ जाए, है ना, इसमें आपको ये चीज का, पाठ का नाम हो गया ये, आत्म परिचय से लिया गया, और इसके रचयिता कौन है, रचयिता या कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन, बस इतना आप कर लेना, बस यहाँ से आपके 1 नंबर यहाँ पे आ गए, ठीक है, चलो, अब आता है प्रसंग, प्रसंग में क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना, प्रसंग में क्या करना है कि यहाँ पे लिया है प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पे भी यही लिखो, देखो मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं करूंगा, एक जैसे ही सब बताऊंगा जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, प्रस्तुत पद्यांश, है ना, में प्रस्तुत पद्यांश में, अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो प्रस्तुत पद्यांश में, ये वाली चीज ध्यान से सुन लेना मैं जो बताने वाला, प्रस्तुत पद्यांश में, है ना, अब यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई यहाँ पे क्या लिखे प्रस्तुत, तो प्रस्तुत पद्यांश में अब मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना उनको ध्यान से सुन लेना, देख लेना, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है, 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक, है ना, फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रस्तुत पद्यांश, देखो है ना, प्रस्तुत पद्यांश, मैं आप लोग को भ्रमित नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए एक ही चीज बताऊंगा जिससे कि आपको वहां पे पेपर में याद रहे, यहाँ पे भी मैंने प्रस्तुत पद्यांश ही लिखा, प्रस्तुत पद्यांश में, है ना, अब यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनना, अगर मान लो सपोज कि आपको यहाँ पे मान लो कि आप यहाँ पे लिखे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह से, ये तो सबको ही लिख देना, इतना तो लिखना ही है, यहाँ तक तो सबको लिखना है,
यहाँ तक तो सबको लिखना है। यहाँ तक किसमें किसमें लिखना है, यानी जो पंक्तियां आएंगी तो इसको तो लिखना ही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में, है ना। अब यहाँ के बाद कविता, अब यहाँ के बाद यहाँ पे ये कवि मतलब पाठ का नाम, यहाँ पे ये आपको देखना पड़ेगा, और ये लेखक का नाम, है ना। इतना सभी में कोई भी पंक्ति आ जाए, कोई भी पंक्ति आ जाए, इतनी चीज आपको रट्टा मार लेना है। इतना रट्टा क्या, ये याद ही होगा, इतना तो आपको लिखना ही है। यहाँ से कहानी चालू होती है कि यहाँ पे पाठ का नाम और यहाँ पे लेखक का नाम। चलो ठीक है, तो ये आप लोग देख हो के या पढ़ के जाओगे तो वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि मैं अब इतना टाइम दिया नहीं। अगर नहीं बना तो इधर उधर पूछ के लास्ट में, वैसे भी थोड़ा बहुत आधा घंटा तो चल जाता है, तो पूछ लेना, है ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसको कसम खा लेना कि ये जैसे भी करके ताम दाम जो भी बोलते हैं, है ना, ताम झाम दंड भेड़ जो भी है उसको सही कर लेना, है ना। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पाठ का नाम और यहाँ पे लेखक का मतलब कवि रचयिता का नाम। यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, प्रस्तुत पद्यांश में यहाँ पे आप एक चीज बता रहा हूँ, हरिवंश राय बच्चन, ध्यान से सुनते जाना। थोड़ी थोड़ी सी गलती नहीं बोलोगे सर, नंबर कट गए हमारे। आपने बताया ट्रिक, लेकिन हमने किया, लेकिन नंबर कम आए, उतने नहीं आए जितने आना चाहिए। 70 की उम्मीद थी, 75 की। देखो अब ये लाइन देखो, यहाँ पे अगर मान लो जिस यहाँ पे कोई भी पंक्तियाँ आती लिखने, और आपने वहाँ पे, मैं तो एक फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, मुझे तो यहाँ पे पता है कि हरिवंश राय बच्चन है, आपको पता है 100% अगर श्योर हो कि मुझे इस चीज का पता है कि इस पंक्ति के लेखक यही हैं, यही है मतलब जो पंक्ति वहाँ पे लिखी होंगी और उनको, तो अगर यही है तभी यहाँ पे फिर से लिखना उनका नाम प्रस्तुत पद्यांश में, और मतलब उस कवि का नाम लिखना। तो बोलोगे सर यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो कि एक डाउट्स में आपने लिख दिया, एक एक डाउट है, आपको भी पक्का नहीं, आपने जिससे पूछा कि उसको भी कि यार मेरे को भी नहीं पता पर मेरे को लगता है ये होगा, मेरे को लगता है ये होगा, तो आपने बोला यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सर वो एक डायलॉग मारते हैं कि कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा है ना। तो चलो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आपको भी नहीं पता, जब तो आप पूछ रहे हो, और सामने वाले से पूछो तो वो भी डाउट में यार कि मेरे को भी नहीं पता पर मैंने ये लिखा, तो तुमने वो चल यार बता दे, मैं भी लिख देता हूँ। तो अगर आपने भैया यहाँ पे देख लो कि अगर आपने यहाँ पे तुक्केबाजी से डाउट वाला अगर यहाँ पे वो लिख रहे हो क्या, हर कवि का रचयिता का नाम, तो फिर यहाँ पे देखना प्रस्तुत पद्यांश में उस कवि का नाम मत लिखना। आ गए समझ में, उस कवि का नाम प्लीज भूल से भी मत लिखना, नहीं तो यहाँ से नंबर तो अगर वो गलती से गलत हो गया तो आपके एक नंबर तो जाएंगे जाएंगे, यहाँ पे भी आपका नंबर चला जाएगा, है ना। तो अगर आप यहाँ पे अगर गलती से एक नंबर आपका जा भी रहा क्योंकि आपको ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे नंबर अब नीचे वाले आपके जो नंबर 3 नंबर बचाना है, जो फ्री में आपके पूरे के पूरे मिलेंगे ट्रिक को फॉलो करके, वो भी नहीं मिलेंगे, फिर मेरे को दोष मत देना। तो मैं ध्यान से जो 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 चीजें बता रहा हूँ वो ध्यान से आप समझ लो। मैं क्या बोला कि अगर मान लो संदर्भ में अगर आपको पक्का मतलब 100% पता कि इसके लेखक इसके रचयिता यही है, तभी प्रस्तुत पद्यांश में उस रचयिता का नाम लिखना, और नहीं है तो एक टेंशन भी मत पालो, मत लिखना। ठीक है, एक नंबर कटता है, अगर मान लो गलत हो गए तो क्या ही कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे सर, अब बता रहा हूँ ध्यान से, समझ में आ गया इतना। तो मैं यानी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यहाँ पे कवि का नाम लिखना है, लेकिन अगर मान लो नहीं याद नहीं है मालूम, 50-50 संदेह है। अब कई बार बच्चे बोलेंगे तो सर यहाँ पे कवि का नाम नहीं मालूम तो यहाँ नहीं लिखेंगे, अरे यहाँ पे नहीं मालूम जब भी कुछ लिख के आ जाना। चलो अच्छी चीज याद आ गई, अगर मान लो कवि का नाम नहीं पता तो कोई भी दूसरा कवि का नाम हो, है ना, कोई दोस्त को भी ना पता हो, ये ना पता पर लिख के आ जाना, हिंदी है भैया, 5 रुपया मिलता है वो कॉपी वॉपी चेक करने को, मैंने सुना है ऐसा, तो टिक कर देगा, है ना। कभी कभी समझ में आ रहा तो लिख के आ जाना, अगर पक्का भी ना पता हो तो। वैसे तो कोशिश करना कि पक्का ही पता कर लेना, ना हो तब भी कोई कवि का नाम, कवि का ही लिखना, लेखक का नहीं, कवि का नाम लिख के आ जाना, दयालु होते दे देते नंबर, है ना। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, चलो बढ़िया। अब इसके बाद आता है हमारा, क्या आता है, अब हमारा क्या आता है, यहाँ पे आता है प्रस्तुत पद्यांश में। प्रस्तुत पद्यांश में अब सर यहाँ पे अगर ऐसा हमें खुद संदेह है तो हम यहाँ पे क्या लिखे, तो अब मैं जो बता रहा हूँ वो लिखो, है ना। यहाँ पे लिखना प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, बस टेंशन खत्म, कवि कहता है कि, बस ये लिख दो। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। अब मैं बोलता हूँ अगर पक्का भी पता है ना तो फिर तो भी मत लिखो,
यही लिख दो, यही लाइन लिख दो। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, क्या कहता है, अब यहाँ से पूरी समझ में आ गया इतना। मेरे को लगता है कि इसमें देखो तुक्का मार, मतलब कुछ भी मैंने आपको ये नहीं बोला याद वाद करने को, सिर्फ मैंने आपको ये बोला है कि पाठ का नाम और कवि का नाम, ये आप कंफर्म कर लो जैसे भी करके, जो भी आपको ट्रिक का जैसे भी जो बने आपको, है ना, ये याद ही रहेगा मेरे को, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये लिख लिया प्रस्तुत पद्यांश में। देखो मैंने ये चीज भी लिया प्रस्तुत पद्यांश में, और ये यहाँ पे भी लिया। कई कई बार क्या होता है कुछ और लिख देते कुछ और, तो बच्चा भ्रमित हो जाता। मैं कभी कहता है कि, अब क्या कहता है, मैं, है ना, कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पे 2 मिनट, 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट। कभी यहाँ नहीं कहेगा, कभी व्याख्या में कहे, कभी ने, यहाँ पे ने लिखना है। देखो मेरे से भी गलती हो रही है समझाने के चक्कर में। देखो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने, अब यहाँ पे पता है प्रसंग में क्या होता है कि वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। अब बोलोगे सर इसमें क्या वर्णन करे, तो देखो आपको क्या करना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे कई बच्चों से गलतियां होती हैं। आप लोग या तो कुछ नहीं करना, तो आप एक काम करो, ये वाला वर्ड सभी में चिपका देना, सजीव चित्रण किया गया, सब में चिपका दो। सब जितने भी पंक्तियां आती ना, सब में यही वाला चिपका दो, सजीव चित्रण किया जाता है। भले नहीं किया जाता हो तुम बोल दो कि भाई किया जाता है। हमने तो जो पढ़ा वही मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है ना, याद है कि नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि वो भाई एक जाता है सुबह सुबह दूध लेने, सुबह सुबह उठता है ना, तो दूध लेने जाता है। तो क्या होता है कि एक उसको ट्रक दिख जाता है, तो उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है उसमें, उसमें लिखा रहता है 28 लिखा रहता है ना, 28 लिखा रहता है। ठीक है, तो 28 लिखा रहता है, तो वो आता है और जाके एक लॉटरी लगा देता है 28 नंबर की। ठीक है, 28 नंबर की लगा देते हैं। हाँ, एक जगह 28 लिखा रहता है, और 28, हाँ 28 लिखा रहता है, 28, और फिर उसमें 3 लिखा रहता है, 3, 3 और फिर 9 लिखा रहता है ना, और 28 लिखा रहता है ऐसा। ठीक है ना, 28 लिखा रहता है, 3 9 लिखा रहता है। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि उसने आया और उसने 3 का टेबल पढ़ा, किसमें, 9 में पढ़ा, है ना। तो 3 नाम कितना होता है, 27 होता है। लेकिन उसने ऐसा, उसमें वो जो ट्रैक होते हैं ना, पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ऐसा लिखा रहता है, आप देखे होंगे कई बार। तो वहां पे उस ऊपर उसमें लिखा था, एक जगह 28 लिखा था, एक जगह 3 लिखा था, एक जगह 9 लिखा था। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि 9 और 3 का टेबल पढ़ने से 28 आता है ना। तो उसने जाके एक लॉटरी खरीदी, और उसने 5 रुपए की एक लॉटरी लगा दी। ठीक है, 5 रुपए 10 रुपए की एक लॉटरी, उसने एक लॉटरी 5 की या 10 की आई थी, तो उसने लगा दिया उस लॉटरी को। गलती से उसकी लॉटरी 28 नंबर पे लगा दिया, वो लग भी गई, खुल भी गई। अब पूरे गांव के लोग झूमड़ पड़े भाई, कि ये तो मतलब मुल्ला नसरुद्दीन तो एकदम, ये तो करोड़पति बन गया, लॉटरी लग गई, पूरे गांव में हल्ला हुआ। तो बोला, जब उससे पूछा गांव वालों ने कि नसरुद्दीन बता ये तूने कैसे किया, एक ही लॉटरी खरीदा और तेरा लग गया। हम तो यहाँ 50-50 लॉटरी खरीद के लगाते, साला आज तक नहीं लगा, तेरा एक ही लॉटरी में कैसे। तो बोला कुछ नहीं, मैं सुबह सुबह दूध लेने जा रहा था, और वहां पे मेरे को एक ट्रक दिखा, तो उसमें सबसे पहले लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो मैं, भाई चलो वो तो लिखा रहता है ना। उसके नीचे लिखा, एक जगह लिखा था 28, एक जगह लिखा था 9 और 3। तो मैंने 9 3 28 कर दिया। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, 9 3 28 है, 3 नाम 28, है ना। तो बोले 3 नाम 28 नहीं होता, 3 नाम 27 होता है। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने क्या बोला कि भाई तुम्हारे डिक्शनरी में ये होता होगा 28, मेरे को तो होता होगा 27, 3 नाम 27 होता होगा, लेकिन मेरे जो गुणा भाग के हिसाब से मुझे तो 28 नंबर में मैं करोड़पति बना। तो मैं तो आज से जो मेरी गणित रहेगी वो क्या रहेगी, 3 नाम 28 रहेगी। तुम्हारी मैथ्स के हिसाब से तुम 3 नाम 27 पढ़ना। मेरी जो गणित के हिसाब से 3 नाम 28 में मैंने जो कैलकुलेट किया, तो उसमें मैं करोड़पति बना। तो आज से मेरी मैथमेटिक्स चेंज हो गई। सब लोग शॉक्ड हो गए, और बस हो गए। तो मतलब यह थी कहानी, कुल मिला के कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो सब शॉक्ड हुए, और मुल्ला नसरुद्दीन क्या हो गए, रॉक हो गए, रॉक्ड, है ना। तो ये है। तो अब मैं इसमें फिर से आता हूँ। तो देखो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सजीव चित्रण किया, सब में लिख देना। ये कहानी का मतलब यही था मेरे समझाने का, चित्रण, ये ऐसे लिखते चित्रण, है ना, किया, है ना, चित्रण किया है, चित्रण।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सजीव चित्रण किया है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सजीव चित्रण किया है, इतना लिख दिया। ये सबको इसको लिख देना, ठीक है, सजीव चित्रण किया, और ये कोई सी भी पोयम आ जाए सब में यही लिख देना। इसके बाद क्या कर कर देना कि कुछ जो पोयम के जो अंदर की कुछ चीजें जो हो ना, बीच वाली चीजें, जैसे इसमें दिया है कि ये चीजें समझ में आ गया, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सजीव चित्रण किया, ये सब में लिख देना, सब लिख देना, है ना। अब फिर इसके बाद क्या करना, जो आपकी पोयम में पंक्तियां आए उसी में से कुछ वर्ड को और उठा देना, थोड़ा सा और हम इसको बड़ा कर देते, 2 मिनट है ना। अब इसमें एक चीज पे प्रकाश डाला, देखो दो चीज पे आप कंसंट्रेट करना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक सजीव चित्रण किया, सभी में यही वाला लिखना, कोई भी पंक्ति आ जाए, चाहे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का कोई भी हो, सजीव चित्रण किया। और दूसरा क्या लिखना वो मैं बता रहा हूँ, दूसरा कोई भी पंक्ति जो आपकी लिखी उसमें से, जैसे मैंने ये लिख दिया स्नेह, सुनो सुनो अभी ध्यान से सुनो, कोई भी, अब आपको क्या करना, अपनी पंक्ति जो पंक्ति वहां पे आएगी, स्नेह स्नेह सुरा, स्नेह सुरा पर है, अब इसमें क्या लिखना है, इसमें ये लिखना है कि कवि ने, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ, देखो इसको कहने का मतलब ये है कि ये कर दिया, है ना, तथा यहाँ पे चाहो तो ये फुल स्टॉप हटा, ये हटा के, और यहाँ पे क्या कर दो आप, तथा, ये लिखा मैंने, तथा, है ना, तथा कवि ने, तथा कवि ने क्या लिखो, बीच की पंक्ति का जो तुम्हारा दिल का है, जो तुम्हारा दिल का है, वो उन शब्दों को जो कहते हो उतार दो, कोई 2-3 शब्द मैंने लिख दिया, इसने सुरा, यही है ना सुरा, हाँ, इसने सुरा पर प्रकाश डाला है, ये जरूर लिखना प्रकाश डाला है, ये जरूर लिखना प्रकाश डाला है, ये जरूर लिखना प्रकाश डाला है। समझ में आ गया बच्चों, मजा आ रहा, आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर, है ना। तो ये कर दिया मैंने, देखो मैंने क्या कर दिया, आपका संदर्भ बता दिया, प्रस्तुत पद्यांश बता दिया, प्रस्तुत पद्यांश में दो चीज कॉमन कर दो, एक सजीव चित्रण किया गया और एक प्रकाश डाला गया, है ना। किस पे प्रकाश डाला गया, कोई भी पंक्ति के बीच की लाइन उतार के रख देना, फ्री के नंबर आपके 1 नंबर ये मिल गए, ठीक है। चलो सर ठीक है, अब आते हैं हम व्याख्या में, ठीक है, किस में आते हैं, व्याख्या में आते हैं। तो ये मैंने लिखा भैया व्याख्या, अब इसको हम भावार्थ भी बोलते हैं, तो जो आपका मन पड़े वो लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों ही सही है ना, चाहे तो भावार्थ, अब दोनों दोनों मत लिख देना है, इसको मैं अच्छे से लिख दूं यार, 2 मिनट है, इसको चाहो तो भावार्थ लिखो, चाहो तो व्याख्या लिख दो, दोनों ही सही, मैं एक ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये लिख दिया भावार्थ। अब भावार्थ में क्या लिखेंगे सर, अब ध्यान से सुनो, अब इसमें कवि कहता है, तो अब इसमें फिर से मैं लिखूंगा, देखो इसमें परीक्षा बोर्ड में लिखा है कवि कहता है डायरेक्ट, हाँ कवि नहीं कहता, कवि कहता तो है, लेकिन कवि कैसे कहते हैं वो बता रहा हूँ, प्रस्तुत फिर से लिखो, प्रस्तुत पद्यांश में, जिससे आप लोग को चीजें याद रहेंगी, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में अब कवि कहता है, अब कवि कहेगा बेटा, अभी इतनी देर से कवि चुप था, है ना, अब कहेगा कवि, क्या कहेगा, अब वो बता रहा हूँ, कवि कहता, कवि कहते हैं कि, नहीं नहीं, थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लग रहा है, कवि कहता है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कवि कहता है कि, वैसे वो सब रिस्पेक्टेबल पर्सन है ना, आई रिस्पेक्ट ऑल लेखक एंड कवि। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, अब क्या कहता है, अब यहाँ ध्यान से सुन लो, अब क्या कहता है प्रस्तुत, देखो आपको क्या करना है, ध्यान से अब सुनना है, ध्यान से अब सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब क्या करना है आपको, कि यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि, अब क्या कहता है, आपको क्या करना है ना, कि जितनी भी चीजें पोयम की ऊपर नीचे, उसी लाइन को सब ऊपर नीचे उतार दो, कुछ अर्थ आता है उनका समझ में, तो मतलब कहने का मतलब है कि जो भी पंक्तियां लिखी है ना, उसका उन शब्दों का अर्थ आपको आता है, नहीं आता सर, तो क्या करें, कुछ मत करो, बीच वाली लाइन से उतार दो, प्रस्तुत पद्यांश में कभी कहता है ये, फिर कभी कहता है ऐसा, कभी कहता है कि ये हो गया वो हो गया, अरे जो ही शब्द है, जैसे कभी कहता है कि फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, ये कभी की इस प्रकार की सोच है, कभी 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 ने इसमें इस चीज़ का वर्णन भी किया, कभी ने ये बताया वो बताया, यार ये सब लिख देना, मतलब कहने का मतलब ये ना, कि जो चीज़ आपके पोयम में जो लिखी है ना, 4 5 6 लाइन की पंक्तियां, उन्हीं को ऊपर नीचे सब भरते जाओ, सब लिखते जाओ, समझ में आ रहा है, इन्हीं चीज़ों को लिख दो, इन्हीं चीज़ों को लिख दो, जैसे एक वर्ड पकड़ो, जग जीवन है, कभी कहता है कि जग जीवन ही है, और वो अपना भाल लिए फिरते रहता है ना, और कर दिया किसी संस्कृत झंकृत जिनको छूकर, और कवि ने झंकृत में छूकर और इस प्रकार का ऐलान कर दिया, ये कर दिया, आप समझ रहे हो यार, मेरे को भी इसका भी ये
अर्थ वर्थ तो आता नहीं है, मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा, तो आपको भी पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं, आपने एक बार पढ़ लिया, आप इसमें लिख देना, नंबर पूरे मिलेंगे, मेरी पूरी गारंटी है। आपका इंट्रो एकदम बहुत सही था, प्रसंग भी बिल्कुल सही लिखा, कहीं पे कोई गलती नहीं, है ना, ये सब लिख दिया, ठीक है। चलो ये लिख दिया। हाँ, इसमें ये लिख देना, हाँ एक चीज याद आ गई, इसमें भाषा, इनकी भाषा बहुत ही सरल और सुबोध होती थी, सरस होती थी, ये लिख देना भाषा के बारे में, और आम लोगों को समझ में आ जाती थी, है ना। इनकी भाषा में यमक नहीं, इनकी, हाँ हाँ, राइट राइट राइट, इनकी भाषा में अलंकार वाला जरूर जोड़ देना, क्योंकि जो हम, ये चीज अच्छी याद आ गई यार। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी कोई भी मतलब पोएट्री, मतलब पंक्तियाँ, जब भी कोई भी पंक्तियों के बारे में हम लिखते हैं तो अलंकार शब्द को जरूर जोड़ना, बिना अलंकार के पंक्तियाँ पूरी हो नहीं सकती। तो इनकी भाषा में अलंकार, यमक, श्लेष और जितने भी अलंकार होते हैं वो सब लिख देना, और इनकी भाषा में मतलब छंद के भाव पाए जाते हैं, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, ये भी सब लिख देना, ये सब होते हैं, क्योंकि मात्रिक और वार्णिक छंद भी उसमें भी एक तरह से वो पोएम टाइप की लिखी रहती है, तो ये लिख देना, यानी ग्रामर से रिलेटेड इस चीज में लिख देना कि और इनकी भाषा बहुत ही सरल होती है, लोगों को समझ में आती है, ये होता है उसी के अंदर। एक मिनट, मैं करेक्टर से बाहर जा रहा हूँ यार, 2 मिनट, ये भावार्थ में पोयम का लिख रहा हूँ ना, मैं तो वहाँ का बताने लगा था, भाषा शैली, सॉरी 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 सॉरी, 2 मिनट है, 2 मिनट, वो कल बताया तो मेरा दिमाग में चले। इसमें ये लिखना, प्रस्तुत पद्यांश में कभी कहता है, जो पोयम के अंदर अभी जो मैं बता रहा था वही लिखना है। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर लिख देना कि अलंकार वाली चीज को यहाँ पे बीच में जगह जरूर दे देना, क्योंकि हर पंक्तियों में अलंकार के बिना कोई भी कविता पूरी हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो ये लिख देना। तो ये आपके हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्रस्तुत पद्यांश में कभी कहता है कि, अब क्या कहता है कि जो आपके पंक्तियों में लिखा है उन्हीं चीजों को ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऐसे 4 5 6 लाइन, यानी ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन 1 2 3 4 5 6, 5 6 लाइन, 5 से 6 लाइन, 5 से 6 लाइन, इतना आप बता देना आपके किसमें, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आए, ठीक है। जब तो लगे कि इसके अर्थ जैसे, है ना, तो ये लिख देना, अलंकार को मेंशन कर देना, क्योंकि बिना अलंकार के कविता पूरी हो ही नहीं सकती। चलो ठीक है सर, हाँ सर, आ गए सर। अगर और इसके बारे में डिटेल में जानना तो मेरा वीडियो लाइव सेशन वाले में पड़ा है, तो उसमें आप यूट्यूब में विजिट कर लेना, उसमें बहुत डिटेल में बताया हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, ठीक है। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका काव्य में सौंदर्य, या फिर क्या पूछता है यार, साहित्य में स्थान पूछ लेता है। तो साहित्य में स्थान जो पूछेगा, तो कल जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी, तो वही चीज इसमें लिख देना है ना। तो इसमें लिखा रहेगा साहित्य में स्थान या काव्य में सौंदर्य, काव्य कविता की सौंदर्य, है ना, इसमें काव्य सौंदर्य लिखा है। अगर जो पूछे, अगर बोले साहित्य में स्थान, तो इनका साहित्य में स्थान उच्च कोटि का था, और ऐसा था वैसा था, कल याद है मैंने बताया था। तो तो ये हो गया। अब इसमें लिख देना, ये 3 जगह आपने प्रस्तुत पद्यांश लिखा, है ना। अब काव्य सौंदर्य में क्या लिखना, देखो कवि ने, मैं बता रहा हूँ, हाँ, काव्य सौंदर्य में क्या लिखना कि जो आपकी पोयम है ना, उसी पोयम में से कोई भी तीन पॉइंट बना के, और इनमें इस भाषा का, इस शैली का उपयोग किया गया है। जैसे मैंने बताया कि जैसे यहाँ पे लिखा, कवि ने निजी विगत जीवन को मनमौजी प्रवृत्ति या यथार्थ का जीवन, सजीव जीवन चित्र, हाँ चलो आ गया दिमाग में। देखो काव्य सौंदर्य, अगर काव्य सौंदर्य लिखने को आता है तो आपके 2 पॉइंट तो तैयार हो गए, कौन कौन से पता, एक सजीव चित्रण किया गया है, और दूसरा प्रकाश डाला गया है, और तीसरा, यानी ये किससे लेना पता है, काव्य सुंदर में। काव्य सुंदर में हमेशा, या साहित्य में स्थान के लिए हमेशा आप प्रसंग वाली लाइन को लिख दो, प्रसंग वाली, जो ऊपर लिखा था मैंने, याद है, ये वाली लाइन को देखो, ये वाली लाइन को, ये वाली, यही लिखना और कुछ मत लिखो, है ना। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सजीव चित्रण किया है ना, तो यहाँ पे ये प्रस्तुत पद्यांश हटा देना और कवि से लिख देना, कवि ने सजीव चित्रण किया है और इसने सुर पर प्रकाश डाला गया, वहां पे जो भी आप पोएम से उठाओगे बीच वाली लाइन से, वो प्रकाश डाला गया। ये 2 पॉइंट काव्य सुंदर में आपके तैयार हो गए। तीसरे में इनकी भाषा वाषा लिख देना कि इनमें ये अलंकार होता है, वो अलंकार होता है, इनकी भाषा, इनके काव्य में सौंदर्य होता है, ये होता है, सब लिख देना यार, ये भी हो जाएगा। 3 पॉइंट काव्य सुंदर में लिख देना, एक तो रटा रटा है सजीव चित्रण, कवि ने अपनी भाषा शैली में सजीव चित्रण का वर्णन किया है, और इसके बाद इसमें लिख देना प्रकाश डाला, क्या प्रकाश डाला, जो पोएम के बीच वाली कोई भी 2 शब्द उठा लेना, उसमें प्रकाश डाल देना। और तीसरे में क्या लिख दोगे कि अलंकार से रिलेटेड, कि इनकी काव्य में
इनकी इस पंक्ति में क्या नाम से इस अलंकार यमक अलंकार श्लेष अलंकार और यानी छंद का और क्या नाम से तद्भव तत्सम का भाव मिलते हैं, उपयोग किया गया, ये सब लिख देना। ठीक है, तो ये तीसरे पॉइंट में लिख देना। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। ये प्रॉब्लम मैंने आप लोग के इसके टेंशन मैंने खत्म कर दी। अब मुझे बता दो कि अब इसमें कोई डाउट है क्या? इतना कर लोगे तो मैं अब इसके क्वेश्चन आंसर में बढ़ता हूँ। अब इससे रिलेटेड कोई भी पंक्ति आ जाए, यही चीज करना है। क्या करना है? प्रश्न पाठ्य पुस्तक आरोह में, है ना, कविता। अब यहाँ पे पाठ का नाम ये आपको रटना पड़ेगा। यहाँ पे पाठ का नाम और हरवंश राय बच्चन मैंने बोला, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं इधर उधर से लास्ट तक तो रुकना ही है। वैसे भी 3 घंटे का समय रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कब शाम को मिलेगा। इसमें कुछ टिप एंड ट्रिक्स दूंगा कैसे पेपर को करना है, तो वो मैं बता दूंगा। अभी ये मेरा काम नहीं, फिर वो मुद्दे से अपन भटक जाएंगे। ठीक है, अभी ये वाला काम है। तो ये आप लोग समझ गए। यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश को मैंने बता दिया कि इसको आपको काव्य सुंदर में, हाँ एक चीज बताना भूल गए थे फिर। अगर मान लो कभी आ जाते कि इनका साहित्य में कैसा स्थान था, है ना, साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान भैया बता दो। इनका साहित्य में स्थान उच्च दर्जे का था, उच्च कोटि का था, और इनकी भाषा काफी सरस, सरल और सुबोध होती थी, जो लोगों को समझ में आ जाती थी। और इसमें भी फिर वही क्या कर देना, क्या कर दोगे, और हाँ, और इसमें उच्च कोटि का था, और ये अपने जमाने के अद्वितीय लेखक थे। अद्वितीय, ऐसे ऐसे शब्दों का यूज करना जो कल मैंने बताया था ना। कल कल कुछ बताया था यार आप लोग को, रात में क्या बताया था मैं भूल गया, कुछ बताया था। तो उसमें यही तो बता रहा था, ये मतलब लेखक वोखक के नाम, ये तो इनका क्या था, कैसे थे, तो वो भाषा शैली वाला है ना, याद आया। तो वो चीज इसमें लिख दे, वही चीज मिला के लिख देना, तो ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। साहित्य, और साहित्य में इनका स्थान अद्वितीय था, सरल सुबोध, मतलब साहित्य में इनका स्थान उच्च कोटि का था। ये अपने जमाने के अद्वितीय लेखक थे, और इनकी भाषा शैली सरल 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 सुबोध थी। बस इतना लिख देना। और ज्यादा हो तो थोड़ा बहुत और प्रशंसा करूँ तो अलंकार वगैरह लिख देना। बस ज्यादा इसमें 3-4 लाइन से ज्यादा मत लिखना। इसमें 5-6 लाइन लिखना। और ये जो आपका भावार्थ, भावार्थ में 5-6 लाइन लिखना। अपने कॉपी के आंसर पर 5 से 7 लाइन लिख देना, है ना। मतलब आप देखना कि जो पंक्तियां हो कितने लाइन की, उसके हिसाब से 2 या 3 लाइन ज्यादा ही लिखना। यानी अपनी पंक्तियों को गिन लेना। अगर पंक्तियां 4 लाइन में लिखे तो आप 6 या 7 लाइन में आंसर देना। अगर पंक्तियां 5 लाइन में लिखी तो आप 8 लाइन में आंसर देना। तो इसको लगेगा कि पंक्ति पढ़ के इसने समझाया। ठीक है, पंक्तियों के उसी में से ऊपर नीचे लिखते जाना। ये आपका भावार्थ कंप्लीट हो जाएगा। प्रसंग में क्या लिखना है, 2 या 3 लाइन में आपके जो आंसर शीट रहेगी, 2 या 3 लाइन में आंसर शीट का कहने का मतलब कि मान लो आंसर शीट है तो 1, 2, 3, 3 लाइन में काफी है। पद्यांश आपने प्रसंग आपने लिख दिया, है ना। और संदर्भ भी 3 लाइन में ही लिखना। 3 या 4 लाइन, इससे ज्यादा मत खींचना उसको। भावार्थ आपको कैसे लिखना, पंक्तियों को गिनना, उसमें 4 लाइन है तो 6 लाइन में बताना इसका भावार्थ लिखना। अगर 5 लाइन है तो 7 लाइन, कम से कम 7 या 8 लाइन लिखना। काव्य सौंदर्य आता है तो 3 लाइन में बताना है। साहित्य में स्थान आता है तो 2 या 3 लाइन में इसको बताना है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब मुझे जल्दी से बता दो यस और नो, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपका सारा डेट खत्म कर दिया। बस आपको संभालना क्या है, आपको कवि का नाम और पाठ का नाम बता देना। अब इतना बताओ, इतना ये चीज समझ में आई यस और नो, तो इसके बाद अब आ जाता हूँ पोयम के क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, आप कोई भी पंक्ति आ जाए, कोई भी पोयम आ जाए, आपको इसी प्रकार करना है। बस उसको आइडेंटिफाई करना है आपको, कवि का नाम और कवि का नाम, रचयिता का नाम और पाठ का नाम। ठीक है, बस प्लीज आप ये कैसे भी करके आप इनके पाठ का नाम और रचयिता के नाम, मतलब कवि का नाम दिमाग में बैठा लेना। तो ये भैया